हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 12.5 देखेंगे जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। अभी तक इस 12th वीक में हमने Z ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन देखा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखे और आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इन पर्टिकुलर कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी, जो कि हम पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो पहले हमने स्टडी किया था उनमें और Z ट्रांसफॉर्म की कॉजालिटी और स्टेबिलिटी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज है हमारा मॉड्यूल 12.5 Z ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज 3, in particular causality and stability। तो इन प्रॉपर्टीज में जाने के पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि Z ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो जैसा कि हमने देखा था, अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो और अगर आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो आप DTFT का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो DTFT होता है वो एक गिवन सिग्नल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है और DTFT की एक और लिमिटेशन है कि वो हमें सिस्टम्स एनालिसिस करने में मदद तो करता है बट सिस्टम के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो हमें नहीं बताता है। इसीलिए हम DTFT को जनरलाइज करते हैं टू द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसे हम Z ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और Z ट्रांसफॉर्म के द्वारा हम एक सिस्टम को पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n दिया हुआ है तो उसका Z ट्रांसफॉर्म आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। x of z is equal to summation n equal to minus infinity to plus infinity x of n z power minus n, where z is equal to r e power j omega, where omega is a dimensionless frequency। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब किसी सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो Z ट्रांसफॉर्म के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ साथ हमें उसे उसका ROC भी बताना होता है, क्योंकि ROC के बिना सिर्फ उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एक हमारा अगर LTI सिस्टम है तो उसमें Z ट्रांसफॉर्म किस तरीके से काम आता है। तो अगेन जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा अगर एक LTI सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है h ऑफ n और जिसमें आपने अगर एक इनपुट दिया x ऑफ n और जिसका आउटपुट आ रहा है y ऑफ n, तो आप y ऑफ n को एज ए कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n लिख सकते हैं। यानी कि आपका होगा y ऑफ n इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n विथ h ऑफ n। और अगर आप इस इक्वेशन के दोनों साइड्स का अगर आप Z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको मिलेगा दैट y ऑफ z इज इक्वल टू कैपिटल X ऑफ z इनटू कैपिटल H ऑफ z। और जैसा कि हमने बताया कि Z ट्रांसफॉर्म के केस में उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ साथ उसके ROC को भी हमें बताना होता है। तो यहाँ पे अगर आपका जो x है उसका ROC अगर Rx है और h का ROC अगर RH है तो ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है जो x और h का प्रोडक्ट है उसका ROC होगा सच दैट इट कंटेन्स एट लीस्ट Rx इंटरसेक्शन विथ RH। यानी कि ये रीजन तो होगा ही होगा, पर इससे वो बड़ा भी हो सकता है अगर x और h को मल्टीप्लाई करते वक्त अगर कोई पोल जीरो कैंसिलेशन अगर होता है तो अब देखते हैं कि अगर हमारा ये LTI सिस्टम हमें दिया हुआ है तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे ताकि हम कह सकें कि ये सिस्टम हमारा कॉजल है। तो कॉजालिटी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बट मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि एक सिस्टम को हम कॉजल तब कहते हैं जबकि उस सिस्टम का आउटपुट तभी आता है जबकि उसका पहले कोई इनपुट आया हुआ हो। यानी कि अगर हम सिस्टम में अगर जीरो इनपुट अगर दे रहे हैं
तो उसका आउटपुट भी 0 ही होगा। सिस्टम का आउटपुट नॉन जीरो तभी होगा जब उसमें हम कोई नॉन जीरो इनपुट देंगे। तो उसे हम एक मैथमेटिकल कंडीशन में कैसे ट्रांसलेट करें? जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो h ऑफ n होता है, ये LTI सिस्टम का आउटपुट होता है फॉर इनपुट बीइंग डेल्टा ऑफ n। यानी कि अगर आप इस सिस्टम में अगर आप डेल्टा ऑफ n अगर इनपुट दोगे तो LTI सिस्टम से गुजरने के बाद में जो आउटपुट आएगा वो आएगा h ऑफ n। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा ऑफ n नेगेटिव n के लिए 0 होता है और वो n इक्वल टू 0 के लिए ही पॉजिटिव होता है या n इक्वल टू 0 के लिए ही नॉन जीरो होता है। यानी कि अगर हम डेल्टा ऑफ n किसी LTI सिस्टम में अगर इनपुट दे रहे हैं और वो सिस्टम अगर कॉजल है तो उस सिस्टम में नेगेटिव n के लिए कोई भी आउटपुट नहीं आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव n के लिए इनपुट इज 0। यानी कि फॉर LTI सिस्टम टू बी कॉजल, जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है दैट h ऑफ n शुड बी 0 फॉर ऑल n लेस देन 0। यानी कि हर नेगेटिव n के लिए हमारा h ऑफ n 0 होना चाहिए और ये है निशानी एक कॉजल सिस्टम की। तो अगर हमारा एक कॉजल LTI सिस्टम टाइम डोमेन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसके z डोमेन के कंडीशन के बारे में क्या कह सकते हैं? अब जैसा कि हमने मॉड्यूल 12.2 में देखा था कि जो Z ट्रांसफॉर्म का ROC होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, बट अगर हमारा सिग्नल अगर राइट साइडेड हो तो उसका ROC विल बी आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल। और क्योंकि ये सिस्टम हमारा कॉजल है तो ये नेगेटिव n के लिए इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ROC होगा वो z इक्वल टू इंफिनिटी को भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि z इक्वल टू इंफिनिटी तभी एक्सक्लूड होता है यूजुअली जब हमारा सिग्नल नेगेटिव n के लिए नॉन जीरो होता है। बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव n के लिए हमारा सिग्नल 0 है तो इस सिग्नल का जो z ट्रांसफॉर्म होगा उसका ROC इंफिनिटी को भी इंक्लूड करेगा। यानी कि z डोमेन में जो हमारी कंडीशन है कॉजालिटी की वो ये है कि दैट द ROC शुड बी आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल एंड शुड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। यानी कि implies ROC in Z domain is outside of outermost pole and extends up to infinity। ये एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी बहुत जरूरी है क्योंकि कई सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनका ROC आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल तो होता है लेकिन वो इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करता है, तो उस केस में वो जो सिस्टम है हमारा वो कॉजल नहीं होगा। अगेन मैं बता दूं, ये इन्फिनिटी को इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि नेगेटिव n के लिए हमारा जो सिग्नल है वो 0 हो, क्योंकि वो कॉजालिटी का बेसिक डेफिनेशन है। तो अगर मैं आपको अगर एक सिंपल अगर एक Z ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूं तो क्या ये बताना संभव है कि वो सिस्टम कॉजल है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर वो सिस्टम कॉजल है तो वो शायद बताना मुश्किल है, बट कुछ Z ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉजालिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो एटलीस्ट उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो कभी भी एक कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लें तो हम लिख सकते हैं that x of z is equal to z cube minus 2z square plus z divided by z square
प्लस z/4 प्लस 1/8। तो अब ये जो सिस्टम है ये कॉजल होगा कि नहीं होगा? तो पहली बात तो ये है कि इस सिस्टम में कितने अलग अलग तरह के आरओसीज हो सकते हैं। तो आरओसी जो होता है स्पेशली रैशनल जेड ट्रांसफॉर्म के लिए वो पोल्स से लिमिटेड होता है। तो जो हमारा जो डिनोमिनेटर है इसके 2 पोल्स हैं, तो यानी कि हमारा जो आरओसी है वो 3 तरह का हो सकता है। इनर पोल के अंदर का रीजन, दोनों पोल्स के बीच का एन्युलर रीजन और जो आउटर मोस्ट पोल है उसके बाहर का रीजन। लेकिन यहाँ पे ऑल्दो जो आउटर मोस्ट पोल के बाहर का रीजन भी एक ऑप्शन है आरओसी के लिए, बट वो कॉजल सिस्टम है कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि वो इन्फिनिटी को इंक्लूड करता है या नहीं करता है। तो उसे चेक करना बड़ा आसान है। हम अगर यहाँ पे z इक्वल टू इन्फिनिटी अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर जो है वहां पे z क्यूब का टर्म है और डिनोमिनेटर में z स्क्वायर का टर्म है। तो जैसे जैसे हमारा z बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो z क्यूब है वो z स्क्वायर पे डोमिनेट करता जाएगा। तो एज z गोज टू इन्फिनिटी जो x ऑफ z है वो भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, क्योंकि z क्यूब बाई z स्क्वायर इज लाइक z। तो इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो हमारा z ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ब्लो अप कर रहा है। इस वजह से z इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आरओसी। यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट एज z गोज टू इन्फिनिटी x of z also goes to infinity. Therefore, z equal to infinity cannot be a part of its ROC. Hence, this x of z cannot represent a causal LTI system. तो इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि सपोज हमारा x ऑफ z अगर कोई आर्बिट्ररी रैशनल फंक्शन है जैसे कि z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू z माइनस अल्फा m डिवाइडेड बाई z माइनस बीटा 1, z माइनस बीटा 2 एंड सो ऑन अप टू z माइनस बीटा n। तो अब ये सवाल आता है कि इन जनरल ऐसे सिस्टम के लिए हम क्या कह सकते हैं इसकी कॉजालिटी के बारे में। तो वंस अगेन इस सिस्टम में क्योंकि n नंबर ऑफ पोल्स हैं तो इसमें कई सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं आरओसी के, लेकिन जो कॉजालिटी के पर्सपेक्टिव से जो आरओसी इंपॉर्टेंट है वो है आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल। तो ये जो n जो हमारे पोल्स हैं इनमें से जो भी सबसे दूर है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस लेके हम अगर एक रेडियस बनाते हैं तो उस सर्कल के बाहर का जो रीजन है वो भी एक पॉसिबिलिटी है आरओसी के लिए। लेकिन कॉजालिटी के लिए ये जरूरी है कि वो जो आरओसी है वो आउटर मोस्ट पोल के बाहर का रीजन हो पर वो इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड करे। तो इस फंक्शन में जो z इक्वल टू इन्फिनिटी है वो आरओसी का पार्ट होगा या नहीं होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो फंक्शन है x ऑफ z ये फाइनाइट रहता है या नहीं रहता है। तो जैसा कि हमने अभी इस एग्जांपल में देखा, अगर हमारा न्यूमरेटर का जो मैक्सिमम पावर है z का वो अगर डिनोमिनेटर के मैक्सिमम पावर से अगर ज्यादा है तो हमारा x ऑफ z भी इन्फिनिटी हो जाएगा एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि हम अगर चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में z इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें एक फाइनाइट वैल्यू आए तो ये जरूरी है कि जो m की जो वैल्यू है वो n से कम हो या बराबर हो। अगर हमारा m अगर n से अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारे z के ज्यादा पावर हो जाएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसमें z का मैक्सिमम पावर आएगा z पावर m और डिनोमिनेटर में
z का मैक्सिमम पावर आएगा z पावर n। तो हम अगर चाहते हैं कि एज z टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो कैपिटल X ऑफ z है ये फाइनाइट रहे, तो ये जरूरी है दैट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि फॉर कॉजालिटी it is necessary that n is greater than equal to m। और अगेन ये इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारा z टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे हावी हो और जो फाइनल जो वैल्यू है वो फाइनाइट ही रहे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर n अगर m से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम एक कॉजल एलटीआई सिस्टम है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस सिस्टम में n नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो इसके जो आरओसी हैं इसके कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। ये एन्युलर रीजन भी हो सकता है किसी भी दो पोल्स के बीच का, या फिर जो इनर मोस्ट पोल है उसके अंदर का रीजन भी हो सकता है। तो उन केसेस में ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉजल एलटीआई सिस्टम नहीं होगा। लेकिन अगर n अगर m से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कम से कम एक संभावना है कि ये कॉजल सिस्टम हो सकता है अगर उसका आरओसी आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल है तो इस बात को आप में ध्यान रखिएगा कि फॉर कॉजालिटी इट इज नेसेसरी दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m बट नॉट सफिशिएंट। तो सफिशिएंट के लिए आपको उसका एग्जैक्ट आरओसी भी पता होना चाहिए। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजालिटी इन एलटीआई सिस्टम। अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी के कई अलग अलग तरह के डेफिनेशन हो सकते हैं, पर इस कोर्स में हम स्टेबिलिटी का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं बाइबो स्टेबिलिटी। तो बाइबो क्या होता है? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो इनपुट है एलटीआई सिस्टम में वो अगर बाउंडेड है तो आपका आउटपुट जो है वो भी बाउंडेड होना चाहिए। अगर हमारा एलटीआई सिस्टम ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है किसी भी बाउंडेड इनपुट के लिए तब हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम है वो स्टेबल है। तो हमने जैसा कि देखा था कि किसी एलटीआई सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि उसका इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, यानी कि for Bibo stability we must have summation n equal to minus infinity to plus infinity mod h of n less than infinity। लेस देन इंफिनिटी लिखने का अर्थ ये है कि उसका जो सम है वो कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए। और इंसिडेंटली ये जो कंडीशन है ये एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो कि इंश्योर करती है कि h ऑफ n का DTFT भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं जिनका DTFT एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसी एक गिवन सिग्नल का DTFT एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये जानने का सबसे जो क्रूशियल प्रॉपर्टी है या जो सबसे क्रूशियल कंडीशन है वो ये है कि वो सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो ये एब्सोल्यूट सम है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसका DTFT भी एग्जिस्ट करेगा। अब Z ट्रांसफॉर्म के पर्सपेक्टिव से इसका क्या मतलब है? अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन होता है वो होता है कैपिटल X ऑफ Z इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n, और z होता है r e पावर j ओमेगा
और इसके करस्पॉन्डिंग एक ROC भी होता है। और जो DTFT होता है कैपिटल X ऑफ e पावर j ओमेगा, वो होता है समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n। यानी कि हम अगर Z ट्रांसफॉर्म से DTFT निकालना चाहते हैं तो हमें बस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा R इज इक्वल टू 1 और हमें Z ट्रांसफॉर्म से उसका DTFT मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा कर सकें इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो R इक्वल टू 1 है ये उसके ROC का पार्ट होना चाहिए। अगर वो ROC का पार्ट नहीं है तो हम ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, for Bibo stability, the circle R equal to 1 must be a part of the ROC। क्योंकि अगर R equal to 1 अगर ROC का पार्ट है तो यानी कि हम उसके Z ट्रांसफॉर्म में हम R equal to 1 सब्स्टिट्यूट करके उसका DTFT निकाल सकते हैं। और अगर एक सिग्नल का अगर DTFT एग्जिस्ट करता है यानी कि जो LTI सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका अगर DTFT एग्जिस्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होगा और विच इम्प्लाइज कि वो सिग्नल बाइबो स्टेबल भी होगा। तो अभी ये सवाल आता है कि अगर एक गिवन सिस्टम है तो वो किन कंडीशंस में स्टेबल और कॉजल दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा जो Z ट्रांसफॉर्म है अगर वो कोई रैशनल फंक्शन है तो वो कॉजल तब होगा जब उसका ROC आउटर मोस्ट पोल का बाहर का रीजन होगा एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, और वो स्टेबल तब होगा जब उसका ROC R इक्वल टू 1 का जो सर्कल है उसको इंक्लूड करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रैशनल Z ट्रांसफॉर्म होता है उसका ROC पोल्स के द्वारा बाउंडेड होता है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम बोथ स्टेबल एंड कॉजल हो तो उसके सारे पोल्स को R इक्वल टू 1 सर्कल के अंदर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका एक भी पोल अगर R इक्वल टू 1 सर्कल के बाहर हुआ तो वो कॉजालिटी और स्टेबिलिटी की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आइए इसे ग्राफिकल तरीके से समझते हैं। तो सपोज हमने अगर एक ये Z डोमेन में प्लॉट किया, ये है हमारा रियल पार्ट ऑफ Z, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये है हमारा Z डोमेन। तो मान लीजिए कि ये है हमारा 1 एंड दिस इज द सर्कल विथ रेडियस 1। तो मान लीजिए कि जो हमारा सिस्टम है उसके जो पोल्स हैं वो इस तरीके से अंदर बिखरे हुए हैं। तो अगेन हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि जो ये वाला पोल है ये ओरिजिन के सबसे दूर है। तो इसके अराउंड हम अगर एक सर्कल बनाएं तो अगर इस सिस्टम का जो ROC है वो ये बाहर वाला रीजन अगर हुआ और अगर वो इंफिनिटी तक अगर एक्सटेंड किया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये बोथ स्टेबल एंड कॉजल होगा, क्योंकि वो R इक्वल टू 1 सर्कल को भी इंक्लूड कर रहा है और इंफिनिटी तक भी एक्सटेंड कर रहा है। पर सपोज अगर इसी केस में हम अगर कहें कि हमारे सिस्टम में एक और पोल है जो कि यहाँ पे है R इक्वल टू 1 सर्कल के बाहर, तो अब इसके अराउंड हम अगर एक सर्कल बनाते हैं और अभी हम अगर इस सर्कल के बाहर का रीजन अगर लेते हैं ROC के लिए तो वो R इक्वल टू 1 सर्कल को इंक्लूड नहीं करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा जो सिस्टम है वो कॉजल हो सकता है बट स्टेबल नहीं हो सकता है। हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम स्टेबिलिटी के लिए इस पोल के
अंदर वाला रीजन हम कंसिडर कर सकते हैं ROC के लिए। तो उस केस में वो R=1 सर्कल को इंक्लूड करेगा, बट वो आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल नहीं होगा। यानी कि हमारे सिस्टम का अगर कोई भी पोल अगर R=1 सर्कल के अगर बाहर है तो वो सिस्टम या तो कॉजल होगा या तो स्टेबल होगा, या हो सकता है कि दोनों ही ना हो, पर वो बोथ स्टेबल एंड कॉजल नहीं हो सकता है। यानी कि फॉर एन LTI सिस्टम टू बी बोथ causal and stable, all its poles must be within the R=1 सर्कल। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपके सारे पोल्स अगर R=1 सर्कल के अंदर हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि उनका ROC आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल होगा, क्योंकि वो एक एन्युलर रिंग या इनसाइड ऑफ द इनर मोस्ट पोल भी हो सकता है। बट ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब तो डेफिनेटली आपका सिस्टम बोथ स्टेबल एंड कॉजल नहीं हो सकता है। तो अगेन एम्फोसिस के लिए मैं बता दूं कि दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेबिलिटी और कॉजालिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो Z ट्रांसफॉर्म के केस में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले 2 मॉड्यूल्स में हम Z ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, जिससे आपको Z ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट और बेहतर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।